आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने कमेंट किया था कि हमको बीकॉम के भी क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसलिए बीकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीजीटी यूनिवर्सिटी यानी गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि नया पैटर्न 2022 के लिए लागू किया है, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर और किसी यूनिवर्सिटी में भी अगर ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न लागू है तो वहां पर भी आपको काम में आ सकते हैं। तो जीजीटीयू ने जो नया परीक्षा पैटर्न लागू किया है बीकॉम जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम शुरू करते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर से। जो शेयर्स से रिलेटेड है हमारा टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कंपनी की पूंजी को यानी कंपनी की पूंजी यानी कैपिटल को निश्चित राशि की इकाइयों में विभाजित करना कहलाता है। यानी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसको निश्चित राशि के टुकड़ों में यानी फिक्स्ड राशि के टुकड़ों में विभाजित करना क्या कहलाता है। जैसे कि 1 लाख की प्रॉपर्टी है, कैपिटल है कंपनी की, अगर उसको 100 रुपए पर टुकड़ों में अगर निश्चित टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो उसको क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा अंश। यानी किसी भी कैपिटल या कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में एक निश्चित राशि में विभाजित करना क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी की पूंजी को निश्चित राशि की इकाइयों में विभाजित करना क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो शेयर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अंश पूंजी का आनुपातिक भाग है। अंश यानी शेयर है वो कैपिटल का आनुपातिक भाग है। अंश पूंजी का आनुपातिक भाग है जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है। जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, यह कथन किसने कहा है। अंश पूंजी का आनुपातिक भाग है जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन कहने वाले हैं न्यायाधीश लिंडले ने कहा था कि अंश है वो पूंजी का आनुपातिक भाग है जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है। जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व, कंपनी अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले कंपनी द्वारा कितने प्रकार के अंशों का निर्गमन किया जाता था। यानी कंपनी अधिनियम 1956 जब लागू हुआ उससे पहले किसी भी कंपनी द्वारा कितने प्रकार के शेयर को इशू किया जाता है यानी निर्गमित किया जाता है, तो 3 प्रकार के शेयर्स को इशू किया जाता था। जब कंपनी अधिनियम 1956 लागू नहीं था तब 3 प्रकार के शेयर्स को इशू किया जाता था, निर्गमित किया जाता था। पहला था पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर, साधारण अंश और स्थगित अंश। 3 प्रकार के शेयर को इशू किया जाता था। कंपनी अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व 3 प्रकार के शेयर्स को निर्गमित किया जाता था। उसमें पहला है पूर्वाधिकार अंश, दूसरा है साधारण अंश और तीसरा है स्थगित अंश। क्वेश्चन इस तरफ भी आ सकता है कि कंपनी अधिनियम 1956 को लागू होने से पूर्व कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए शेयर्स हैं। कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाने वाले शेयर्स हैं। ऑप्शन में डालेगा पूर्वाधिकार अंश, साधारण अंश, स्थगित अंश या उपयुक्त सभी। तो कंपनी अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व ये 3 प्रकार के शेयर्स हैं वो कंपनी निर्गमित या इशू करती थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है या इस तरफ से भी बन सकता है, कंपनी अधिनियम 1956 को लागू होने से पूर्व कंपनी किस प्रकार के शेयर्स निर्गमित नहीं करती थी। पहला ऑप्शन दे दिया पूर्वाधिकार अंश, दूसरा साधारण अंश, तीसरा स्थगित अंश और चौथा दे दिया डिबेंचर्स। तो कंपनी अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व किस प्रकार के शेयर्स इशू नहीं करती थी, अगर आ जाए तो पूर्वाधिकार अंश भी करती थी, साधारण अंश भी करती थी और स्थगित अंश भी करती थी। डिबेंचर्स शेयर्स में नहीं आते इसलिए डिबेंचर्स नहीं आएगा। डिबेंचर्स हमको अंश पूछा है, हम तीनों प्रकार के अंश शेयर करती
निर्गमित करती थी, लेकिन डिबेंचर है वो शेयर्स के अंतर्गत नहीं आता है। डिबेंचर्स एक अलग है, ऋण कहलाता है वो, इसलिए वो शेयर्स के अंतर्गत नहीं आता है। अगला, कंपनी अधिनियम 1956 लागू होने के बाद, कंपनी अधिनियम 1956 लागू होने के बाद कंपनी द्वारा कितने प्रकार के अंशों का निर्गमन किया जाता था। यानी ये तो लागू होने से पूर्व 3 प्रकार के करती थी, लेकिन लागू होने के बाद कितने प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती थी, तो 2 प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती थी, पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, और दूसरा है समता या साधारण अंश। यानी ये जो स्थगित अंश था उसको हटा दिया गया था 1956, कंपनी अधिनियम 1956 लागू होने के बाद स्थगित अंश को हटा दिया गया था, और ये 2 प्रकार के शेयर से इशू कर सकती थी, पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, समता या साधारण अंश। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी से है। अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी से है और उसमें स्कंध भी सम्मिलित है। अंश का मतलब कंपनी की अंश पूंजी से है और उसमें स्कंध यानी स्टॉक भी शामिल है, जब तक कि स्कंध एवं अंश में स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से अंतर नहीं किया गया हो। यह कथन किसका है? यानी अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी से, जिसमें स्कंध या स्टॉक को भी शामिल किया गया है, इन दोनों को तब तक अलग नहीं माना जा सकता या अंतर नहीं किया जा सकता जब तक कि स्कंध एवं अंश में स्पष्ट रूप से या गर्भित रूप से अंतर नहीं किया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 46 में कहा गया है। कंपनी अधिनियम की 1956 की धारा 2 की उपधारा 46 में यह कथन कहा गया है कि अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी से है और उसमें स्टॉक भी सम्मिलित है, जब तक कि स्कंध एवं अंश में स्पष्ट एवं गर्भित अंतर नहीं किया गया हो। यह कथन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 46 के अनुसार कहा गया है। अंश प्रमाण पत्र में लिखित होता है, यानी अंश जब आप खरीदते हो तो आपको अंश प्रमाण पत्र मिलता है, और उस अंश प्रमाण पत्र में क्या लिखा हुआ होता है? तो एक तो अंशों की संख्या होती है कि आपने कितने अंश खरीदे हैं उसकी संख्या, अंश प्रमाण पत्र का क्रमांक नंबर होता है, और अंश का अंकित मूल्य, यानी एक अंश का आपने कितना पैसा दिया है उसका अंकित मूल्य निर्धारित होता है, संख्या निर्धारित होती है, और क्रमांक यानी अंश प्रमाण पत्र कौन से क्रमांक नंबर का है, यह सारा लिखा हुआ होता है। अंशों को माना जाता है, यानी अंशों को क्या माना जाता है? चालू संपत्ति माना जाता है, या फिर फिक्स्ड एसेट्स माना जाता है, या अस्थायी संपत्ति माना जाता है, या चालू संपत्ति माना जाता है। तो अंशों को चालू संपत्ति माना जाता है, करंट एसेट्स माना जाता है शेयर्स को, अंशों को। अंश प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो अंश प्रमाण पत्र आवंटन की प्रक्रिया के बाद प्राप्त होता है। अंश प्रमाण पत्र कब प्राप्त होता है? तो आवंटन की प्रक्रिया के बाद अंश प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। पूर्वाधिकार अंश से अभिप्राय है। पूर्वाधिकार अंश से अभिप्राय है। पूर्वाधिकार नाम से यह समझते हो कि पूर्वाधिकार यानी पहले से अधिकार फिक्स हो, उस अंश को पूर्वाधिकार कहते हैं। तो 2 प्रकार के पूर्वाधिकार अंशधारियों को 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी 2 पूर्वाधिकार अधिकार प्राप्त होते हैं। किसको? पूर्वाधिकार अंशधारियों को। पहला अधिकार है इन पर पूर्व निश्चित दर से समता अंशधारियों के पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कंपनी अगर लाभांश घोषित करती है तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाएगा, उसके बाद समता अंशधारियों को लाभांश मिलेगा। समता अंशधारियों से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश मिलेगा, और वो भी निश्चित दर पहले से ही फिक्स होती है। यानी आप पूर्वाधिकार अंश लेंगे तो आपको निश्चित दर पहले से, यानी लाभांश की दर पहले से इसके साथ लिखी जाएगी, जैसे कि 5% पूर्वाधिकार अंश, 5% प्रेफरेंस शेयर, यानी इस प्रेफरेंस शेयर पर आपको लाभांश 5% की दर से मिलेगा। तो इससे पूर्वाधिकार अंश से पहले उसका परसेंटेज फिक्स होता है। 4% पूर्वाधिकार अंश, यानी पूर्वाधिकार अंश पर आपको लाभांश मिलेगा 4%। तो इन पर पूर्व निश्चित दर से, यानी दर पहले से ही फिक्स होती है लाभांश की, और क्षमता अंशधारियों से पहले इनको लाभांश प्राप्त होता है।
दूसरा अधिकार देखें तो कंपनी के समापन पर प्रदत्त पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार, यानी कंपनी जब समाप्त होती है या कंपनी अपना कार्य बंद करके समापन की ओर जाती है तो जितने पैसे इन्होंने लगाए प्रदत्त पूंजी उसको वापस प्राप्त करने का अधिकार भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को होता है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को दो प्रकार के अधिकार होते हैं कि इन पर जो लाभांश की दर होती है वो पूर्व निश्चित होती है और इनको समता अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है। पहला तो ये। दूसरा, कंपनी का अगर समापन हो गया है तो प्रदत्त पूंजी यानी जो पैसे उन्होंने प्रदत्त पूंजी है उसे वापस प्राप्त करने का अधिकार भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को मिलता है। तो ये पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार का अंश मतलब पूर्वाधिकार, पहले से ही अधिकार। तो दो अधिकार दिए गए इनको कि पूर्व निश्चित दर यानी इनके लाभांश की दर पहले से ही निश्चित होती है और क्षमता अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार इनको होता है। और दूसरी बात करें तो कंपनी के समापन पर प्रदत्त पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार भी इनके पास होता है। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, वे पूर्वाधिकार अंश जिन पर किसी वर्ष में यदि लाभांश का पूर्ण भुगतान न किया जा सके तो ऐसी बकाया राशि पाने का अधिकार भविष्य में भी सुरक्षित रहेगा, भविष्य में भी सुरक्षित रहेगा, वे पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश जिन पर कंपनी किसी वर्ष लाभ कम होने के कारण लाभांश घोषित नहीं कर सकती और उस वर्ष का लाभांश बाद के वर्षों में पाने का अधिकार अगर उनके पास है तो वे कौन से पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे? तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश संचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे। संचय का अर्थ है वो जो भुगतान बाकी है लाभांश का वो इकट्ठा होता जाएगा और बाद में भविष्य में भी कंपनी उस भुगतान को करेगी और जो शेयर होल्डर है वो उस भुगतान को पाने का अधिकार प्राप्त रहेगा। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश संचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, वे पूर्वाधिकार अंश जिन पर किसी वर्ष में यदि कंपनी को लाभ नहीं प्राप्त हुए और वो लाभांश घोषित नहीं कर सकती तो वो लाभांश भविष्य में या पिछले आने वाले वर्षों में प्राप्त करने का अधिकार उस अंशधारी के पास रहेगा। वे पूर्वाधिकार अंश कौन से कहलाएंगे? तो संचय पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे। यानी उनका जो लाभांश है वो संचय यानी इकट्ठा होता रहेगा, वो कहलाएंगे संचय पूर्वाधिकार अंश। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष लाभों की कमी के कारण या अन्य किसी भी कारण से इन अंशों पर लाभांश की घोषणा नहीं की गई हो तथा अगले वर्ष पिछली बकाया लाभांश की राशि दिए बिना ही लाभांश दिया जा सकता है, वे पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, पहले का उल्टा, यदि किसी वर्ष कंपनी के पास इतने लाभ नहीं है कि वो लाभांश घोषित कर सके और वह उस साल लाभांश नहीं घोषित करती और अगले साल पिछले साल का लाभांश दिए बिना ही उस साल का लाभांश अगर दे देती है तो वो कौन से पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे? असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे। यानी असंचय पूर्वाधिकार अंश प्राप्त व्यक्तियों को पिछले बकाया वर्षों का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, जबकि संचय पूर्वाधिकार होल्डर को पिछले वर्षों के बकाया लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब हम समझते हैं, कोई कंपनी है, जब 19-20 वर्ष 19-20 में उसको लाभ कम हुआ, कम लाभ हुआ, जिसके कारण से 19-20 में उस कंपनी ने अपना लाभांश घोषित नहीं किया। अब आता है 20-21 में अधिक लाभ हुआ, तो वो लाभांश घोषित कर रही है। तो जब 20-21 में अधिक लाभ हुआ तो जिन शेयर होल्डर को 19-20 का लाभांश बाकी था वो 20-21 में मिलेगा, तो वो कौन से कहलाएंगे? संचय पूर्वाधिकार अंश। और ऐसे शेयर होल्डर जिनको 19-20 में कम लाभ के कारण लाभांश प्राप्त नहीं हुआ था तो वह 20-21 में यह लाभांश प्राप्त नहीं कर पाएंगे, 19-20 का लाभांश प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो कहलाएंगे असंचय पूर्वाधिकार अंश। यानी सिंपल सी बात है, पिछले वर्षों का बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार जिनके पास भविष्य में हो वो संचय पूर्वाधिकार अंश, और असंचय पूर्वाधिकार अंश
पिछले वर्ष का बकाया लाभांश भविष्य में भी प्राप्त करने का अधिकार उनके पास नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। यानी भविष्य में वो पिछले वर्ष के बकाया लाभांश को प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि संचयी पूर्वाधिकार अंश पिछले वर्ष के बकाया लाभांश को भविष्य में भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि कंपनी के अंतर नियमों में पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं हो तो उसे कौन से पूर्वाधिकार अंश माना जाएगा। यानी कंपनी का जो अंतर नियम होता है, जो कंपनी का संविधान होता है, उसके अंदर पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, यानी वो संचय पूर्वाधिकार अंश है या असंचय पूर्वाधिकार अंश है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो उस कंडीशन में इन पूर्वाधिकार अंशों को कौन सा पूर्वाधिकार अंश माना जाएगा, तो संचयी पूर्वाधिकार अंश माना जाएगा। यदि कंपनी के अंतर नियम में पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है तो उसे कौन सा पूर्वाधिकार अंश माना जाएगा, तो संचयी पूर्वाधिकार अंश माना जाएगा। यदि कंपनी के अंतर नियम में यह नहीं बताया गया है कि वो संचयी है या असंचयी है, इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में संचय पूर्वाधिकार अंश उसे माना जाएगा। अगर अलग अलग दे रखा है कि संचय पूर्वाधिकार अंश और असंचय पूर्वाधिकार अंश के बारे में कंपनी के अंतर नियमों में उल्लेख है, तो जो संचयी है उसे संचय माना जाएगा, जो असंचयी है उसे असंचय माना जाएगा। लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है तो उस कंडीशन में उन पूर्वाधिकार अंशों को संचयी पूर्वाधिकार अंश ही माना जाएगा। नेक्स्ट, यदि पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित तिथि या अवधि के बाद अन्य किसी प्रकार के अंशों में बदले जाने का प्रावधान है तो वह कहलाएंगे। यानी पूर्वाधिकार अंश आपको एक बार इशू किया गया है और बोला गया है कि 6 महीने बाद इन पूर्वाधिकार अंशों को हम समतांशों में बदल देंगे, तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश क्या कहलाएंगे, तो शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे। यानी जिनका शोधन हो सकता है वो शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे। यदि पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित तिथि के बाद या एक निश्चित अवधि के बाद अन्य किसी प्रकार के अंशों में बदले जाने का प्रावधान है तो वह शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे, और यह बदलने का प्रावधान नहीं है तो वह अशोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाएंगे। यदि आपको इशू किया गया प्रेफरेंस शेयर और आपको कहा गया कि 6 महीने बाद इसे इक्विटी यानी क्षमतांश में बदल दिया जाएगा तो वो शोध्य पूर्वाधिकार अंश है। यानी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अशोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।